तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। मीडिया में, सोशल मीडिया पर हर जगह सिया के चर्चे पिछले 2 हफ्ते से चल रहे हैं। बीच में सोनम की भी कहानी लौट आई थी जमानत की वजह से। लेकिन आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सिया और सोनम दोनों का चर्चा हो गया। मतलब सोनम ने जिस तरीके से अपने पति को खाई में धक्का दिया था, लगभग वही कॉपी की थी सिया ने, जिसने अपने मंगेतर केतन को पुणे की उस लौगढ़ किले की खाई में धक्का दिया था। तो लोग रिलेट कर रहे हैं इन दोनों क्राइम को, क्योंकि हूबहू बहुत सारी, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इसमें कितनी चीज़ें मिलती हैं। उसने शादी के बाद हनीमून पे किया, इसने सगाई के बाद शादी से पहले किया। वो भी पहाड़ी पर ले गई, ये भी पहाड़ी पर ले गई। सिया की भी ज़िंदगी में चेतन नाम का एक बॉयफ्रेंड, सोनम की भी ज़िंदगी में एक राज कुशवाहा नाम का बॉयफ्रेंड। सोनम भी शादी नहीं करना चाहती थी राज रघुवंशी से, सिया भी नहीं करना चाहती थी केतन से, और फिर ये सारी प्लानिंग हुई। तो बहुत ही सिमिलरिटी, मतलब कहानी से लेके, साजिश से लेकर कत्ल का तरीका तक एक जैसा। और इत्तेफाक से आज सोनम के केस की सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, और इसी बीच जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने अचानक सिया का जिक्र छेड़ दिया। क्यों छेड़ा सिया का जिक्र, जबकि मामला सोनम का है, कहानी सोनम की थी। सिया कहाँ से आ गई सुप्रीम कोर्ट में? सिलसिलेवार जब ये कहानी आपको सुनाऊंगा तो समझ में आएगा। हुआ ये कि अप्रैल में सोनम जिसके ऊपर अपने हस्बैंड हनीमून पर ले जाकर उसको कत्ल करने का इल्ज़ाम था, जो मई 2025 में कत्ल हुआ था। 9 जून 2025 को तब सोनम गिरफ्तार हुई थी यूपी से, तो उसके बाद से ही जेल में थी। जेल में जाने के बाद जब चार्जशीट दाखिल हुई, उसके बाद एक एक कर सोनम ने 3 बार जमानत की अर्जी दाखिल की कोर्ट में। तीनों बार कोर्ट ने उसकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी कि आपको जमानत नहीं मिल सकता, आपके ऊपर संगीन जुर्म है। और सोनम का जिस तरीके से मीडिया में ट्रायल चला, मतलब रील बनने शुरू हो गए थे सोनम के नाम पर, अब भी बन रहे हैं। तो इसका कुछ ना कुछ असर तो अदालतों पर भी पड़ता है, क्योंकि जज, वकील, ये सब भी इंसान ही होते हैं। तो 3 बार सोनम ने जमानत की अर्जी लगाई, तीनों बार अदालत ने खारिज कर दी। इसके बाद उसने चौथी बार लगाई, और अप्रैल में चौथी बार, 29 अप्रैल की बात है, जो मेघालय की एक लोअर कोर्ट, उसने ज़मानत मंजूर कर ली और कहा कि सोनम को रिहा कर दो। लोग हैरान थे, रिहा हो गई। लेकिन सोनम की रिहाई ने मेघालय पुलिस को चौंका दिया, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये सोच ही नहीं सकती थी कि इतने संगीन जुर्म में इतनी आसानी से ज़मानत मिल जाए। तब मेघालय पुलिस ने पता करना शुरू किया, भाई जज साहब ने ज़मानत कैसे दे दी सोनम को, वो भी। तो फिर उन्होंने अपनी तफ्तीश की, तो पता चला कि एक धारे का हेरफेर है। खैर, फ़ौरन चूँकि लोगों के भी कमेंट्स आने लगे कि ये पुलिस की क्या जांच, कैसी जांच की सोनम को ज़मानत मिल गई। सोनम के माँ बाप भी उधर हैरान परेशान, और ख़ुद राजा रघुवंशी के भी घर वाले परेशान कि जिसे उम्र कैद या फांसी की सज़ा होनी हो तो ज़मानत पर बाहर आ गई। तो मेघालय पुलिस ने मेघालय हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया निचली अदालत के फैसले को कि ये ज़मानत देना गलत परंपरा है, और ऐसे संगीन मामले में तो ज़मानत देनी नहीं चाहिए। इसके बाद 29 अप्रैल को इस साल लोअर कोर्ट ने ज़मानत दी थी सोनम को। सुनवाई चली, और अभी 3 दिन पहले अब मेघालय हाई कोर्ट का फैसला आया। हाई कोर्ट के फैसले ने और भी चौंका दिया। हाई कोर्ट के फैसले ने कहा कि हम निचली अदालत के फैसले को पलटेंगे नहीं। निचली अदालत ने सोनम को जो ज़मानत दी, सही दी है, तो उसकी ज़मानत बहाल रहेगी और वो बाहर रहेगी। अब जब हाई कोर्ट का भी ये फैसला आया तो और भी ज़्यादा हैरान परेशान खुद मेघालय पुलिस भी कि कत्ल जैसे संगीन मामले, और वो भी जिस तरीके का कत्ल, क्योंकि सोसाइटी में एक अजीब सा मैसेज गया था। सोनम ने जिस तरीके से अपने पति को शादी के हफ्ते भर बाद हनीमून के नाम पर ले जाकर सुपारी किलर साथ लेकर गई और मार डाला, तो सब हैरान। मेघालय पुलिस को फिर धक्का लगा, क्या करें। मेघालय पुलिस ने फिर भी हार नहीं मानी
उसने कहा कोई बात नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत बची है सुप्रीम कोर्ट, हम वहाँ जाएंगे और मेघालय हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। अब मेघालय पुलिस सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाती है कि सोनम को ज़मानत देने का तरीका गलत है और सोनम ज़मानत की हकदार नहीं होनी चाहिए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में था भाई, तो फिर वकील भी उसी तरह से चाहिए। तो मेघालय गवर्नमेंट ने मेघालय पुलिस के कहने पर हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, यानी सबसे बड़े वकील एक तरह से अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो सरकार के सारे केस लड़ते हैं, तुषार मेहता को अपॉइंट किया कि आप सुप्रीम कोर्ट में केस लड़िए और किसी तरीके से सोनम को अब अंदर कर दीजिए, क्योंकि इसकी ज़मानत गलत है और इससे मैसेज गलत जाएगा। तो जब ये अर्जी दाखिल हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने आज की तारीख दी, यानी 3 जुलाई। आज गर्मा गर्म बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस आया, 2 जजों की बेंच थी, MM सुंदरेश साहब और शील नागू। तो ये दोनों जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस शील नागू, इनकी बेंच के सामने सोनम का केस रखा गया। तुषार मेहता ने बहस की शुरुआत की कि एक अजीब केस है, एक मतलब अजीब हीनियस, जिसका सोसाइटी समाज पर बड़ा गहरा असर हुआ। उन्होंने कहा कि सोनम, जिसकी नई शादी हुई, अपने पति को दूर पहाड़ पर ले गई और पहाड़ पर ले जाकर उसने फेंक दिया। तो जज साहब ने पूछा फेंका या धक्का दिया? तो तुषार मेहता जी ने कहा कि वो अपने साथ कातिल भी ले गई थी सुपारी की, ताकि अगर कोई अड़चन आए तो फिर उसे गोली भी मार दे, और उनके पास पिस्टल भी निकला। तो मतलब पूरी प्लानिंग थी। और जब राजा रघुवंशी को उन्होंने मार दिया, उसके बाद ये लोग भाग गए। भागने के बाद इधर राजा रघुवंशी की लाश ढूंढी जा रही थी, उधर सोनम को तलाश किया जा रहा था, वो भी गायब। और आखिरकार 9 जून को सोनम यूपी में गिरफ्तार होती है। फिर उसको पुलिस पकड़ती है, पूछताछ करती है, FIR दर्ज होती है, फिर चार्जशीट दाखिल की जाती है। ये सब होने के बाद जब चार्जशीट दाखिल हो गई तो सोनम ने पहली बार ज़मानत की अर्जी लगा दी। लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसने कहा नहीं, आपके ऊपर जो इल्ज़ाम है हम ज़मानत नहीं दे सकते। कुछ वक्त बीता, सोनम ने फिर से अर्जी लगाई ज़मानत की। लोअर कोर्ट ने फिर खारिज कर दिया कि हम ज़मानत नहीं दे सकते। तीसरी बार अर्जी लगाई सोनम ने, फिर खारिज हो गई। इसके बाद चौथी बार अर्जी लगाती है और ज़मानत मंजूर। लोअर कोर्ट सोनम को ज़मानत दे देती है। जज साहब पूछते हैं ऐसा कैसे? 3 बार खारिज हो गई। चौथी बार में फिर उसी लोअर कोर्ट ने, जिस लोअर कोर्ट ने इससे पहले 3 बार ज़मानत देने से इनकार किया था, चौथी बार में ऐसा क्या हुआ कि ज़मानत दे दी। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के इन 2 जजों की बेंच को बताया कि मिलॉर्ड, एक तकनीकी गलती की वजह से लोअर कोर्ट ने अपना ये फैसला दिया। उन्होंने कहा क्या तकनीकी गलती? उन्होंने बताया कि जो कागज़ थे FIR और चार्जशीट की कॉपी, उसमें सोनम के खिलाफ मर्डर का केस था और उसके लिए नई BNS की धारा 103 लगनी थी, लेकिन टाइपो एरर था। टाइपिंग के दौरान वो 14 बन गया और 103 की जगह 403 लिखा गया। बस इसी को पकड़ लिया सोनम के वकील ने। पहली 3 बार जब उन्होंने ज़मानत की अर्जी लगाई, कोर्ट ने तीनों बार ज़मानत की अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद चौथी बार में अचानक सोनम के वकील की नज़र मेघालय पुलिस की इस टाइपो एरर यानी गलती पर पड़ी कि 403 क्यों लगाया। फिर उन्होंने ढूंढा तो पता चला BNS में 403 तो है ही नहीं, क्योंकि BNS की कुल धारा ही 358 है, 358 है सेक्शन टोटल। तो 403 कहाँ से आया? वकील होशियार थे सोनम के, समझ गए कि ये टाइपो एरर है। 403 को धारा ही नहीं, लगानी थी 103। वकील शायद ये भी जानते थे ये गलत है। पहुंच गए चौथी बार कोर्ट में। उन्होंने कहा मिलॉर्ड, हमारे मुवक्किल को आप ज़मानत दीजिए। अब जज साहब ने कहा कि भैया हमने अभी 3 बार तो आपको मना कर दिया, आप किस ग्राउंड पे आप ज़मानत लेने आए? हर बार ग्राउंड पूछा जाता, वजह पूछी जाती। तो कहा मिलॉर्ड, हमारी जो मुवक्किल है सोनम, इसको जब से गिरफ्तार करके रखा गया है, इसे आज तक यही पता नहीं कि उसको गिरफ्तार किया क्यों है। लोअर कोर्ट के जज भी हैरान, क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब वो करीब 9-10 महीने से जेल में, उसे पता ही नहीं है उसका जुर्म क्या, उसे क्यों पकड़ा गया? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कहीं पुलिस के डॉक्यूमेंट्स में भी नहीं है।
जज हैरान, क्या बात कर रहे हैं, पुलिस के कागज़ों में भी नहीं है कि क्या वजह। उन्होंने कहा आप देख लीजिए। अब जज साहब ने पेपर देखना शुरू किया, वकील साहब ने उनकी मदद की सोनम के। कहा आप ये देखिए जो लिखा हुआ BNS की धारा 403। अब जज साहब ने कहा 403। उन्होंने BNS के बुक पलटे, देखा 358 के बाद तो आगे खाली है, 403 तो है नहीं। तो उन्होंने कहा ये क्या मजाक है, पुलिस से पूछा। पुलिस वाले कह रहे हैं कि साहब ये टाइपो एरर है, लेकिन अदालत मानने को तैयार नहीं। उसने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूँ जब 403 है ही नहीं और 103 में यह है कि मर्डर है और जिसको आपने पकड़ा उसको आपको बताना पड़ेगा। क्या आपने सोनम को बताया कि आपने उसे क्यों गिरफ्तार किया? उन्होंने कहा साहब 3 बार आपने ज़मानत अर्जी खारिज की, वैलिड पॉइंट था ये, और तीनों बार आप ही ने कहा था कि ये संगीन जुर्म है। तो संगीन जुर्म मर्डर का था, तभी तो आपने कहा और तभी तो आपने ज़मानत देने से मना कर दिया तीनों बार। अब आप चौथी बार पूछ रहे हैं कि इसको पता नहीं, जब आपको भी पता है कि ये मर्डर का केस है। तो फिर अब कैसे ये हो सकता है कि सोनम को पता नहीं? सोनम के वकील ने कह दिया नहीं साहब हमें तो बताया ही नहीं किया, सोनम को खुद पता नहीं है वो इतनी देर से या इतने दिनों से क्यों गिरफ्तार है, किस जुर्म में गिरफ्तार है, क्योंकि कहीं रिटर्न में है ही नहीं। अब रिटर्न में टाइपो एरर के चक्कर में सारा खेल बिगड़ गया। वो 103 जो होना चाहिए 403 जो लिखा है एक टाइपिंग एरर। जज साहब ने फिर मेघालय पुलिस की सुनी नहीं। उन्होंने कहा नहीं मैं मान ही नहीं सकता, आपने वो धारा ही नहीं लगाया जिसमें सोनम को बंद किया जाना था। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सोनम को उसके जुर्म के बारे में जानकारी नहीं दी गई, इसलिए हम उसको जमानत दे रहे हैं। अब ये लोअर कोर्ट का मामला था, सेम ग्राउंड पर हाई कोर्ट ने भी मेघालय के, क्योंकि सोनम के वकील होशियार, उन्होंने भी वहाँ वही पॉइंट उठाया कि देखिए मिलॉर्ड हमारी मुवक्किल को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया, कभी इसको बताया ही नहीं गया। उन्होंने तो ये भी कहा कि शुरुआत में तो इसे वकील भी नहीं मिला था। तो हाईकोर्ट भी हैरान, फिर उन्होंने वही 103 या 403 का खेल वहाँ भी खेला। मेघालय हाईकोर्ट भी कन्विंस हो गई, उसने कहा नहीं मैं निचली अदालत के फैसले से सहमत हूँ और हम इसकी बेल खारिज नहीं करेंगे। जो लोअर कोर्ट ने ज़मानत दी हम उसको बरकरार रखेंगे, सोनम ज़मानत पर बाहर होगी। अब ये सारे किस्से तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मतलब ये कि क्या सोनम अभी ज़मानत पर बाहर है? तो तुषार मेहता जी ने कहा हाँ बाहर है। तो उन्होंने कहा अच्छा, हमें तो ये लगा कि उसकी ज़मानत के लिए भी उसे बाहर लाने के लिए सारी कवायद चल रही है, क्योंकि अगर वो जेल के अंदर होती, ये सुप्रीम कोर्ट का मैं बता रहा हूँ आपको जो कहा गया है कि अगर वो जेल के अंदर होती, ज़मानत नहीं मिली होती और यही केस होता कि एक टाइपो एरर है 403 जो है असल में 103 होना चाहिए था, तो हम इस पर बहस कर सकते थे। और तकनीकी आधार पर अगर गलतियां हों तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके लिए कोई ज़मानत का हकदार हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई मिस्टेक हो जाता है और वो गलती मान ली जाती है और पुलिस वाले कहें कि ये टाइपो एरर है, तो फिर ये नहीं होगा कि एक गलती की वजह से आप उसको ज़मानत दे दीजिए, क्योंकि गलती की सुधार भी तो हो सकती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ खेल तो दूसरा है। लोअर कोर्ट ने जब से दिया वो अप्रैल से ही बाहर है सोनम, फिर हाई कोर्ट ने भी उसके बाहर रहने की छूट दे दी, ज़मानत खारिज नहीं किया। तब आप आए हमारे पास, अब ये टाइपो एरर है, ठीक है तकनीकी गलतियाँ हम भी मानते हैं, लेकिन अब वो बाहर है तो हम उसे वापस कैसे अंदर करें, क्योंकि उसके भी कुछ राइट्स हैं और दूसरा ये हाई कोर्ट का भी अपना कुछ एक फैसला है। तो उन्होंने कहा, तुषार मेहता जी ने कहा कि नहीं सर ये गलत परंपरा है और ऐसे कई एग्जाम्पल दिए जब ऐसी कुछ गलतियाँ हुई जिसको सुधारा गया, टाइपो एरर जैसी चीज़ें, सेक्शन जैसी चीज़ें, तो इस केस में भी ऐसा हो सकता है और इसीलिए उस गलती को सुधार कर जिस आधार पर ज़मानत दी गई है वो आधार गलत है, क्योंकि सोनम को ज़मानत उसके क्राइम जो किए हैं उसने उसको मद्देनज़र रखकर न लोअर कोर्ट ने दिया ना हाई कोर्ट ने दिया। उन्होंने ये माना, क्योंकि 3 बार ज़मानत खारिज हो चुकी है, कि भाई जुर्म संगीन है, पर ज़मानत इसलिए दिया कि पुलिस ने गलती की, तो गलती की वजह से वो क्यों भुगते, ज़मानत दे दी। तो तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम यही चीज़ें यहाँ सुधारने के लिए आपके पास आए हैं कि एक ज़रा सी मामूली चूक की वजह से किसी को ज़मानत दे दें और इस संगीन जुर्म में यह गलत है। फिर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए और साथ ही एक और लाइन आई जिसमें सिया की एंट्री हो गई। उन्होंने कहा कि जो सोनम का केस था बहुत चर्चित रहा और उसका बहुत गहरा असर भी पड़ा, और अगर इस तरीके से आसानी से ज़मानत मिलती रही तो उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड नाम नहीं लिया तुषार मेहता जी ने, पर उन्होंने कहा कि अभी एक केस आया है जिसमें विग न पहनने की वजह से
एक बीवी ने अपने पति को मार डाला। हालांकि वहाँ पे वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे शायद, पत्नी नहीं, क्योंकि अभी शादी हुई नहीं, मंगेतर थे वो। बट यहाँ पे उन्होंने वो इनडायरेक्टली सिया का जिक्र कर दिया कि अभी एक खबर चल रही है कि एक पत्नी ने विग पहनने के चक्कर में अपने पति को मार डाला, यानी कि सिया और केतन की बात कर रहे थे। और सिया का यह खुलासा हुआ था कि केतन विग पहनता था, हालांकि केतन के पिता ने कहा था कि वो हेयर पैच लगाता था। लेकिन तो सोनम के केस में सिया की एंट्री ऐसे हुई। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके का ये क्राइम है विलॉर्ड, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के दोनों जो जस्टिस हैं, उन्होंने सोनम के वकील से पूछा, हाँ भाई आप बताएं। सोनम के वकील ने कहा कि सोनम जमानत की हकदार है। उसकी वजह यह है कि उसे सचमुच नहीं बताया गया था कि उसे किस जुर्म में पकड़ा गया है। पुलिस ने खुद सेक्शन गलत लगा रखे हैं। और दूसरा, शुरुआत में उसे वकील ही नहीं मिला, मतलब उसके कानूनी राइट का उसने इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए जमानत अर्जी खारिज करने का कोई ग्राउंड बनता नहीं है। जब ये सारी दलील पूरी हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता जी, जो कि मेघालय पुलिस के वकील हैं, उनको कहा कि ठीक है, हमने दोनों पक्ष को सुना है, मेघालय पुलिस और इधर भी। तब हम सोनम के वकील ने ये कहा कि आप जमानत अर्जी पे फैसला भी मत कीजिए, हमारे और भी कुछ पॉइंट सुन लीजिए। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, हम आपको नोटिस देते हैं, अगले थर्सडे यानी 6 दिन के बाद दोबारा ये कोर्ट बैठेगी और हम फिर उस दिन फैसला करेंगे और आप हमारे नोटिस का जब हमारे सवालों का जवाब दीजिए कि सोनम की बेल क्यों ना खारिज कर दी जाए, क्योंकि सिर्फ एक कानूनी गलती की वजह से इतना बड़ा फैसला हो, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन हम कोई भी फैसला करने से पहले बेल खारिज करनी है नहीं करनी है, आपसे पूछते हैं। अब आप हमें जवाब दीजिए। अब अगले थर्सडे को यह फैसला होगा कि सोनम जमानत पर बाहर रहेगी या फिर सोनम की जमानत खारिज होगी और वापस जेल जाना होगा। थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगी। इस बीच उधर अब चूंकि सोनम और सिया का ही जिक्र चल रहा है, 4 दिन की पुलिस रिमांड सिया की आज खत्म हो गई। 2 किश्तों में सिया पहले टोटल 7 दिन और अब 4 दिन, 11 दिन पुलिस कस्टडी यानी पुलिस हिरासत में रही। 11 दिन, एक पुलिस कस्टडी 14 दिनों की होती मैक्सिमम। 14 दिन से ज़्यादा आप किसी को पुलिस हिरासत में नहीं रख सकते। तो 14 में से 11 दिन रही। 11 दिन को भी काफ़ी माना जाता है पुलिस हिरासत। तो कोर्ट ने फिर कहा कि 11 दिन हो गए, आपकी पूछताछ हो गई। इसका कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत, और न्यायिक हिरासत या जुडिशियल कस्टडी मतलब जेल, दोनों को जेल भेज दिया। अब ये दोनों जेल में रहेंगे तब तक जब तक कि इस केस में चार्जशीट दाखिल ना हो जाए, जब तक कि इस केस का फैसला ना आ जाए, या जब तक कि अदालत इन दोनों को जमानत पर रिहा ना कर दे। अब सोनम जैसा इस केस पे क्या हो सकता है, सिया को जमानत मिल सकती है कि नहीं, ये पुणे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर है। अगर पुणे पुलिस ने डायरेक्ट लिंक जोड़ दिया जो उन्होंने तफ्तीश की, हालांकि डमी ट्रायल के नाम पे जो तमाशा किया है, अगर पूरी इन्वेस्टिगेशन वैसी की है तो फिर तो ऊपर वाला जाने क्या होगा। लेकिन हाँ, इतना तय है कि चार्जशीट से पहले ये दोनों जेल से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि तब तक पुलिस को बहुत सारे सबूत, गवाह भी और इकट्ठा करने हैं। पुलिस ये कह सकती है कि ये दोनों बाहर आ गए चार्जशीट दाखिल करने से पहले, तो गवाहों को, सबूतों को, जो भी मतलब जिनके बयान हैं, उनको ये मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो चार्जशीट करने के लिए 90 दिन का वक्त होता है पुलिस के पास, और जिस दिन एफआईआर दर्ज होती है उसी दिन से वो नंबर शुरू होता है, काउंटिंग 90 डेज का। तो 23 जून को सिया और चेतन को गिरफ्तार किया गया था। 23 जून को ही एफआईआर दर्ज हुई थी। तो 23 जून के हिसाब से 23 जुलाई 1 महीना, 23 अगस्त 2 महीना और 23 सितंबर 3 महीना, यानी बिफोर 22 सितंबर, 22 सितंबर से पहले पुणे पुलिस को केतन मर्डर केस में अपनी चार्जशीट दाखिल करनी है। अगर 90 दिनों के अंदर मान लीजिए पुणे पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं करती है, तो 91वें दिन, जैसे 91वें दिन आएगा, चेतन और सिया अपने आप जमानत के हकदार हो जाएंगे। कानून कहता है कि अगर पुलिस किसी केस के मामले में, जांच में 90 दिन के अंदर, जो एक डेडलाइन है,
चार्जशीट दाखिल नहीं करती उस केस में, तो उसको नेक्स्ट डे से ही उसके जो भी एक्यूज्ड हैं वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे, उनको ज़मानत मिल जाएगी, वो हकदार है। क्यों? क्योंकि आप 90 दिन तक बिना चार्जेस फ्रेम किए हुए किसी को जेल में 90 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। और ऐसा नहीं है कि हमेशा 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल हो गई है। ऐसे बहुत सारे केस हुए, अभी कुछ वक्त पहले भी आपको सुनाया था कि 90 दिन तक पुलिस ने चार्जशीट ही दाखिल नहीं की और वो ज़मानत पे बाहर। बहुत सारे केस हुए। तो यहाँ पर एक ही है कि 90 दिन में पुणे पुलिस को एक तो चार्जशीट दाखिल करनी है। हालांकि ये जो केस है उसमें ऐसी गलती पुणे पुलिस से होगी कि 90 दिन तक चार्जशीट दाखिल ना करे, उम्मीद कम है। तो 90 दिन तक तो ज़मानत भूल जाइए इन दोनों को। 90 दिन के बाद जब चार्जशीट दाखिल हो जाएगी तब ये रेगुलर बेल यानी कि ज़मानत के हकदार होंगे, और तब चार्जशीट दाखिल होने के बाद ये अदालत जा सकते हैं कि हमें ज़मानत दी जाए, क्योंकि अब तो चार्जशीट दाखिल हो गई, चार्जेस फ्रेम हो गए, सब कुछ हो चुका है, तो हम क्या सबूत या बाकी चीज़ें हम मिटाएंगे। तो पहली बार ये ज़मानत की अर्ज़ी लगाने के हकदार चार्जशीट दाखिल करने के बाद होंगे, यानी 3 महीने बाद, यानी सितंबर के बाद। लेकिन उस वक्त भी इन्हें ज़मानत मिले उम्मीद कम है। अब महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि इस केस को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। तो अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाता है मामला, तो फिर आप मान के चलिए 3, 6, 9 महीने में फैसला भी आ जाना चाहिए। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया तो उस वक्त तक भी ज़मानत नहीं। लेकिन हाँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट, जैसा कि केतन के पिता ने मांग की, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने वादा किया, ये भी कहा जा रहा है कि उज्ज्वल निगम इस केस को लड़ेंगे केतन की तरफ से। बट फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला अगर 3 से 6 या 9 महीने के अंदर भी आ जाए तो ये मत गलतफहमी पाल लीजिएगा कि उसके बाद अगले 1, 2, 3 साल में केस ख़त्म हो जाएगा। फास्ट ट्रैक बिल्कुल फास्ट अपना फैसला सुना सकती है, लेकिन फिर उस फैसले को चुनौती भी तो देगा कोई, चैलेंज दोनों पार्टी में से कोई एक, तो हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट तो है नहीं। हाई कोर्ट में कई साल लगेंगे आराम से, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, वहाँ भी कई साल लगेंगे आराम से। तो असल में ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट वाला मामला है ना, ये एक आई वॉश है, एक धोखा है, एक फरेब है। गुस्से को देखते हुए या उन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार, नेता सब ऐलान कर देते हैं, पुलिस भी बयान दे देती है कि हाँ हो गया और फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम जल्द से जल्द इस मुकदमे को खात्मे तक पहुंचाएंगे और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। लेकिन इस देश में ऐसे भी केस हुए हैं जिसमें 25 दिनों में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। एक बच्ची के यौन शोषण का मामला था शायद MP का, 25 दिनों में। लेकिन उसके बाद वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आज भी पड़ा हुआ। तो ये भी फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्दी सुना दे, महीने में सुना दे। लेकिन आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का क्या कीजिएगा? वहाँ तो ये फिर उसी हिसाब से लिस्टेड होगी, उसी हिसाब से वेटिंग नंबर के हिसाब से चलेगी। वैसे भी लाखों केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। तो इसीलिए जब भी ये आप सुने कहीं कि ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जा रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, तो खुश मत होइएगा, क्योंकि ये धोखा है सिर्फ। क्योंकि हमारे यहाँ जो पूरा सिस्टम है, सिर्फ एक कोर्ट नहीं है, लोअर कोर्ट या लोअर कोर्ट का ही एक पार्ट है फास्ट ट्रैक कोर्ट। उसका 2 बड़ी अदालतें हैं, वो उसी हिसाब से इंसाफ की रफ्तार वहाँ पे चलेगी। तो इसलिए फिलहाल इस मामले में सोनम तो ज़मानत पर है, पर मुझे नहीं लगता कि अभी आने वाले साल भर CI या चेतन ज़मानत पर बाहर आएंगे, कम से कम मुझे तो नहीं लगता। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।